एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकेंड। मास्क मास्क तो मैं भूल ही गई थी। अभी हमारे लिए हो गया ना जरूरी मास्क, जहां जाओ वहां मास्क लगा के जाओ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकेंड, अ प्लेटफॉर्म जहां पर अगर हमारे पास ट्रू एफर्ट्स और ट्रू डेडिकेशन हो तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कर सकते हो ना आप सब अचीव? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हो ना? जो भी आप चाहते हो अपने ट्रू एफर्ट्स और डेडिकेशन से कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। आप सभी को पता है कि कोविड-19 बहुत एक ऐसा पैंडेमिक हो गया जो हर किसी को इफेक्ट कर रहा है, हर किसी की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं हर कोई इससे बहुत ज्यादा परेशान है। आज इस प्लेटफॉर्म में हम इससे रिलेटेड कुछ क्विज के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कोविड-19 अभी तो हमें इफेक्ट कर ही कर रहा है, लेकिन वो आने वाले एग्जाम्स में भी हमें इफेक्ट करेगा, आने वाले फ्यूचर में भी हमें इफेक्ट करेगा। अगर हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम देंगे या बच्चे जो है वो हिस्ट्री में भी कोविड-19 जैसे पैंडेमिक के बारे में, ऐसी महामारी के बारे में जानेंगे कि वो कब आई थी, किस कंट्री से आई थी और वैक्सीनेशन कब लगी, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 कब हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हमें लर्न करना पड़ेगा। सो दैट आने वाले एग्जाम्स में या आने वाली हिस्ट्री में जब हम इन चीजों को पढ़ें तो एटलीस्ट हमारा आज का बेस स्ट्रॉन्ग हो, तो आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए जानने बहुत जरूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और लर्न करते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके कोविड-19 से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 इज और आर करेक्ट? इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है अगर हम आइसोलेशन के बारे में बात करें, वो भी कौन सा आइसोलेशन? कोविड-19 का आइसोलेशन। आइसोलेशन पहले क्या होता है आपको वो समझना है। जब हमारी बॉडी में हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं कोविड-19 के, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोविड-19 के कहीं ना कहीं सिम्टम्स हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद को 10 से 14 दिन के लिए, 10 to 14 डेज के लिए हम खुद को सेपरेट कर लेते हैं अपने फैमिली मेंबर से। सेपरेट करने के बाद हमें प्रॉपर केयर दी जाती है, क्लिनिकल केयर की जाती है हमारी, और हम अंडर डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन के अंडर रहते हैं, राइट? या फिर कोई एक ऐसे इंसान की ऑब्जर्वेशन में जिसको हमसे ज्यादा पता हो, जो हमारी देखभाल कर पाए। ये आइसोलेशन होता है, ठीक है? तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, अगर हम बात करें आइसोलेशन की, कोविड-19 वाले आइसोलेशन की? फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बोलती है, इट इज यूज्ड फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 सिम्टम्स और हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। यानी कि जो आइसोलेशन है वो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो ऑलरेडी कोविड-19 के, जिनके अंदर कोविड-19 के ऑलरेडी सिम्टम्स हैं, या फिर टेस्ट कराने के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, उन लोगों के लिए आइसोलेशन है। या फिर आइसोलेशन का मतलब ये है कि जब हम खुद को सेपरेट कर लेते हैं दूसरों से, मेनली इन मेडिकल फैसिलिटीज जहाँ पे हमें प्रॉपर मेडिसिन मिलता है, प्रॉपर जो हमें चाहिए बॉडी को क्योर होने के लिए, वो सारी ट्रीटमेंट्स हमें, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज हमें मिल पाए, एंड वेयर यू कैन रिसीव अ क्लिनिकल केयर, और हमें प्रॉपर क्लिनिकल केयर भी दी जाए, साफ सफाई हर चीज का, हाइजीनिटी का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए। तो आप बताइए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपका है ओनली 1, ओनली 2, थर्ड ऑप्शन है बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर 1 नाइदर 2। ऑब्वियसली हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्यों जाएंगे? क्योंकि आइसोलेशन का मतलब दोनों है। आइसोलेशन का मतलब है कि जब हमारी बॉडी में कोविड-19 के सिम्टम्स होते हैं, या फिर हमें जो है रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आती है, तब हम खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, और ऐसी जगह आइसोलेट कर लेते हैं जहाँ हमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिले और प्रॉपर क्लिनिकल केयर मिले, और हम अपनी फैमिली से, औरों से अलग हो जाते हैं। ये हम जाएंगे इधर ऑप्शन सी के साथ, ठीक है? WHO का भी कहना है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये कहना है कि अगर आपकी बॉडी में आपको कोविड-19 के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, 10 डेज तो आपको वैसे ही आइसोलेट रहना है, और प्लस 4 डेज और आपको आइसोलेट, यानी कि ओवरऑल आपको 14 डेज का एक आइसोलेशन पीरियड को फॉलो करना है।
क्यों, तब तक आपकी बॉडी में, जब तक आपकी बॉडी में प्रॉपरली कोविड के सिम्टम्स जो है खत्म नहीं हो जाते और आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी बॉडी नहीं बन जाती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इन इंडिया वेयर डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट। इंडिया में जब सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था कोविड का, तब वैक्सीनेशन कब स्टार्ट की गई थी? क्या वो दिसंबर 2020 में की गई थी, या वो जनवरी 2021 में, फरवरी 2021 में, या फिर मार्च 2021 में स्टार्ट की गई थी? सो हमने जो है मार्च, यानी कि 1 मार्च, जस्ट अ सेकेंड, आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ। या सो 1 मार्च 2021 को जब सेकेंड फेज आना शुरू हुआ था कोविड का, जब सेकेंड फेज आना शुरू हुआ था, तब हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और हमारी गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग 60 अबव हैं, 60 या 60 अबव हैं, पहले उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उसके साथ फिर उन्होंने बाद में कहा कि 49 से 59 तक के एज के लोग, जिनको क्या है, जिनको सीरियस इलनेस है, सीरियस इलनेस है यानी कि कोई गंभीर बीमारी है, उनको फिर हम इनके बाद हम 60 अबव के बाद हम इनको भी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, इनको भी वैक्सीन कर सकते हैं, ताकि ये कोविड से खुद को क्योर कर पाए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन अ वायरस, इनमें से आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। सो नंबर 1 स्टेटमेंट है व्हेन अ वायरस डज नॉट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन आपको पहले समझना है म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। सो म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि अब परिवर्तन मीन्स चेंज, चेंज होना किसी भी चीज में। सो व्हेन वायरस डज नॉट चेंज, जब वायरस चेंज नहीं होता है तो क्या वो म्यूटेशन कहलाता है? तो आपको ऑटोमेटिकली ये तो समझ आ गया होगा कि म्यूटेशन का मतलब ही चेंज होता है, तो जब वायरस होता है तो वो चेंज नहीं होगा तो वो कैसे? तो ये तो देखा जाए तो कंप्लीट ही स्टेटमेंट हमारी गलत है, राइट? अभी नेक्स्ट, अभी आपको आंसर तो पता चल गया होगा, लेकिन नेक्स्ट भी समझ लेते हैं क्योंकि उसमें भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं। सो अ वायरस विद 1 और मोर म्यूटेशन, एक वायरस आया है हमारी ह्यूमन बॉडी में जिसमें 1 और मोर म्यूटेशन है, जिसमें एक से ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, इज नोन एज अ वेरिएंट ऑफ ओरिजिनल वायरस। वेरिएंट मीन यानी कि उसी के टाइप का वो एक ओरिजिनल वायरस है। थोड़ी सी मुझे खांसी जुकाम से मुझे साइनस था, ठीक है, थोड़ा सा कोविड ने इफेक्ट कर दिया, तो 2 मेरे पास जो वायरस आए थे उसने मेरी बॉडी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। जब वो कंप्लीटली चेंज हुआ तो ओरिजिनल वायरस निकल के आ रहा है एक तरह से, जो कि हमारा जो है अभी कोविड चल रहा है। सो ऑब्वियसली हम किसके साथ जाएंगे? ओनली 2, बिकॉज हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें से ओनली 1 तो होगा ही नहीं, बोथ 1 and 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 तो ऑटोमेटिकली गलत है, एंड नाइदर 1 नाइदर 2 की तो बात ही नहीं है। उरी यहाँ पे सीधा सीधा हमें ओनली 2 की तरफ जाना है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें लिखा है हाउ मेनी कंट्रीज, एरियाज, टेरिटोरीज आर सफरिंग फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस। कितनी कंट्रीज, कितने एरियाज और कितनी टेरिटरीज आपकी जो है नोवल कोरोना वायरस से सफर कर चुकी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। सो हम बोल सकते हैं मोर देन 216 या मोर देन 200 कंट्रीज, एरियाज, टेरिटरीज हमारी सफर कर चुके हैं इस नोवल कोरोना वायरस से। टिल अभी तक जो देखा जा रहा है वो है टिल जून 2020 तक, तो अभी सोचो भी तो और भी ज्यादा हैं जो इफेक्ट कर चुके हैं। टिल जून 2020 तक हमारी 216 से ज्यादा कंट्रीज इफेक्ट कर चुकी हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं, हमारे पास 50 तो जाएगा ही नहीं, 100 नहीं जाएगा, 200 से ज्यादा यानी कि 200 तक एक सीमा, एक लिमिट सेट कर सकते हैं, 200 या उससे ज्यादा तक। अभी तो उससे ज्यादा ही हो गया होगा। हमारी कंट्रीज या हमारी एरियाज और टेरिटरीज इफेक्ट कर चुकी हैं कोरोना वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Thailand announced that it has proceeded to test its novel coronavirus vaccine on which animal? थाईलैंड ने अनाउंस किया था कि वो नोवल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आ रही है वो किस एनिमल या बर्ड पे उन्होंने ट्राई किया। सो 4 ऑप्शन है आपके पास, मॉन्की, लिजार्ड, हैन और काइट्स।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने माइस पे, चूहे पे पहले ये वैक्सीनेशन ट्राई किया था। देन उनके बाद उनको कुछ अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्हें और कोई एनिमल चाहिए था, तो उन्होंने मॉन्की पे ट्राई किया। सो उन्होंने मॉन्की को लगाया ये वैक्सीन। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जो ह्यूमन बॉडी को कहीं ना कहीं हार्म ना कर दे। और एक मॉन्की देखा जाए तो माइस के कंपैरिजन में बड़ा भी है उससे, और एक तरह से वो हमारा ह्यूमन बॉडी के जैसा ही है प्रॉपर। तो उसका इंटेक, फूड इंटेक की हैबिट, उसका खाना खाने की आदतें, या फिर उसकी थिंकिंग, ये सब जो एक्शंस वगैरह वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं ह्यूमन से। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मॉन्की पे ट्राई करें, अगर मॉन्की को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है दैट मीन्स हमारा ह्यूमन लाइफ भी प्रिजर्व रहेगा, ह्यूमन लाइफ भी प्रिजर्व रहेगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। सो इन अ स्टडी के अनुसार विच सेल्स आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स में कौन से सेल्स पाए जाते हैं? दैट मीन्स इन अ टर्म ऑफ इम्यूनिटी, जिससे कि ह्यूमन बॉडी वेल रहती है। दैट मीन्स अगर किसी भी इंसान को कोविड हो रखा है तो कौन से सेल्स उसकी बेसिकली हेल्प करते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में उसकी हेल्प करते हैं, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कौन से सेल्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो वेल रहे, जल्दी से स्वस्थ हो जाए, उसको ज्यादा कोरोना इफेक्ट ना करे। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं आ रही है, और वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी लेवल उनका हद से ज्यादा डाउन हो गया, जिस वजह से वो जो है कोप अप नहीं कर पा रहे हैं अपनी बीमारी से। सो कौन से वो सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर रखते हैं। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें से फर्स्ट पी सेल्स है, सेकंड डी सेल्स, टी सेल्स और लास्ट है एंडोथेलियल सेल्स। सो पहले हम लर्न करते हैं कि पी सेल्स क्या होता है, डी सेल्स क्या होता है, चारों सेल्स के बारे में लर्न करते हैं, देन आपके पास खुद ही आंसर आपको मिल जाएगा। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारा पी सेल्स। पी सेल्स का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में क्या रखता है, मेंटेन रखता है किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को मेंटेन रखता है, फैट्स को मेंटेन रखता है, बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइमली होती रहती है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टाइम से होती रहती है। अगर अब मैं डी सेल्स के बारे में बात करूं तो डी सेल्स का बेसिकली काम क्या होता है, हमारी बोन्स को, ह्यूमन बोन्स को स्ट्रेंथन करना, ह्यूमन बोन्स को स्ट्रेंथ देना, जिससे कि बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रेंथन करना। बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स जो होती है उनकी इतनी हल्की होती है, खिसक जाती है, आगे से ढीले हो जाता है बॉडी स्ट्रक्चर पूरा। तो अगर हमारी बॉडी में डी सेल्स प्रॉपर्ली मेंटेन रहेंगे तो ह्यूमन बॉडी में बोन्स अच्छी रहेंगी और बॉडी जो है एकदम सॉलिड बनी रहेगी, ठोस रहेगी, और ऐसा नहीं होगा कि एक मुक्का हल्का सा किसी ने मारा और हमें चोट लग गई, ऐसा नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा टफ रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्टिफ रहेगा। तो आप लोगों को पता है कि ज्यादा हम लोग जो है डिसीजेस से फाइट कर पाएंगे। ओके, एंड अगर मैं टी सेल्स के ऊपर बात करूं तो टी सेल्स का काम क्या होता है, ये हमारी बेसिकली इम्यूनिटी को, आपको आंसर खुद ही मिल गया। सो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, विटामिन वगैरह को अच्छे से लेते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि अगर हमारी बॉडी को कोई भी बीमारी हो जाए, कोई भी डिसीज हो जाए, तो हमारी बॉडी इतनी कैपेबल हो कि वो फाइट कर पाए जर्म से, ठीक है, और जल्दी से क्या कर पाए, रिकवर कर पाए खुद को, राइट। एंड लास्ट हम एंडोथेलियल सेल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, लास्ट आपको सेल समझा देती हूँ। आंसर आप लोगों को मिल चुका है, स्टिल हमें एंडोथेलियल सेल्स को डिस्कस करना है। सो लास्ट है हमारा एंडोथेलियल सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स क्या करते हैं, ये वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड स्ट्रीम को बनाए रखते हैं, प्रॉपर हमारी बॉडी में ब्लड पास होने लगता है। अगर ब्लड पास नहीं होगा तो ब्लॉकेज लग जाएगी तो वो बॉडी का पार्ट कहीं ना कहीं से काम करना बंद कर देगा। अगर ये ब्लॉकेज हार्ट में लग जाती है, कोई हार्ट की मसल्स में लग जाती है, आर्टरीज वगैरह में, तो
क्या होगा कि वहां से ब्लॉक हो जाएगी हमारी जो मसल्स है या हमारी जो आपकी जो नर्व है वो ब्लॉक हो जाएगी और फिर हार्ट का एक पार्ट काम करना बंद कर देगा, जिससे हार्ट अटैक होने की चांसेस भी रहेंगे, राइट। तो हमारी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड स्ट्रीम को मेंटेन रखने का काम, हमारी बॉडी में बेसिकली ब्लड स्ट्रीम को मेंटेन रखने का काम किसका होता है? एंडोथेलियल सेल्स का होता है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों को एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी। सो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट। तो अब कौन से उस क्लिनिकल ट्रायल का क्या नाम है जिसमें हम जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी में, दैट इज ट्रांसफ्यूज्ड, ठीक है। उस क्लिनिकल ट्रायल को क्या कहा जाता है? ठीक है। सो क्या करना है, सपोजिंगली, और एक ह्यूमन बॉडी में, दैट मीन्स यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी होगी वो ह्यूमन बॉडी होगी जो जस्ट अभी रिसेंटली रिकवर होके आई है कोविड से, ठीक है। सपोजिंगली मेरे को कोविड है और मैं अभी मेरे को कोविड था, मैं रिकवर हो गई, अभी मेरे अलावा किसी को ब्लड चाहिए जो ऑलरेडी कोविड पेशेंट है, ठीक है, उसको ब्लड चाहिए, मैंने उसको ब्लड डोनेट कर दिया, अभी मैं हेल्दी हूँ, मैं लेकिन रिकवर होके आई हूँ कोविड से। सो इस प्रोसेस को या इस ट्रायल को क्या कहा जाता है? इस ट्रायल को कहा जाता है प्लाज्मा थेरेपी। इस ट्रायल को कहा जाता है प्लाज्मा थेरेपी। अभी क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? कोरोना वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, किस तरह से ट्रांसफर किए जाते हैं, ये आप सभी को पता है। बोला जाता है मास्क पहनो, तो मास्क आपको पहनना है, क्यों पहनना है? तो वही ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है व्हेन अ पर्सन स्नीज, जब उसको छींकता है या उसको कफ होता है, खांसी होती है, उसमें बलगम निकलता है, या उसके छींकते टाइम, खांसते टाइम ड्रॉपलेट्स जो है वो कहाँ एयर में गिर जाते हैं, या फिर वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं, या नियर बाय सरफेस जहाँ पर हम हैं, जहाँ पे हम छींक रहे हैं, मैंने ऐसे छींक दिया तो वो नीचे गिर जाते हैं, राइट। तो वो उसके थ्रू कोरोना वायरस फैलता है। या फिर इफ अनदर पर्सन इज नियर बाय एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट्स, अगर कोई, मुझे कोविड है और मेरे पास कोई सामने बैठा है और वो उन्हीं ड्रॉपलेट्स को जो मैंने अभी अपनी कफ एंड स्नीज में या कफ एंड कोल्ड में जो है ड्रॉपलेट्स स्प्रेड आउट किया, उसको कोई इनहेल कर ले या उस सरफेस को टच कर ले जहाँ वो ड्रॉपलेट्स गिरे थे, एंड उसको टच करके गलती से ध्यान ना दे और अपनी आईज में, फेस में या अपने माउथ पे लगा ले, तो वो इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर, अगर डिस्टेंस जो है ह्यूमन बॉडी का बात करते टाइम 1 मीटर से बिल्कुल कम हो फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन स्पेशली। एंड लास्ट है हमारा ऑल ऑफ अबव, इनमें से सभी। सो ऑल ऑफ अबव, यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपका ऑल ऑफ अबव लिखा है। सो हम ऑल ऑफ अबव के साथ क्यों जाएंगे? वो इसीलिए क्योंकि कोविड जो कोरोना वायरस जो ट्रांसमिट होता है वो तीनों वजह से होता है। अगर कोई इंसान स्नीज कर दे, स्नीज कर रहा हो, उसकी ड्रॉपलेट्स सरफेस एरिया पे गिर जाए, हमने उसको टच कर लिया तो फर्स्ट लाइन भी ठीक है, टच कर लिया तो हमारी आइस फेस पे लग गया तो भी ठीक है, ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है। या डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया तो भी ये वाला पॉइंट भी ठीक है। सो तीनों रीजंस हैं। ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है ऑल ऑफ अबव, तो हम ऑल ऑफ अबव के साथ जाएंगे। कोरोना वायरस ट्रांसमिट ऐसे ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 8 में कहा गया है व्हाट happens to a person suffering from COVID-19 patient, I mean COVID-19, क्या होता है उस इंसान के साथ जिसको COVID-19 हो रखा होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट है अराउंड 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट, कम से कम 80% पीपल को जो है ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से रिकवर हो जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अराउंड ग्रेटर देन 20% से थोड़ा ज्यादा, या फिर स्मॉल प्रोपोर्शन को जो है हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़ती है, उनकी हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। या फिर अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन बैडली सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिकल इलनेस में नीड एडमिशंस इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। आईसीयू की फुल फॉर्म भी आपने सीख ली है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स। सो अभी थर्ड ऑप्शन बोलता है कि सिर्फ स्मॉल प्रोपोर्शन लोगों को जो है जरूरत पड़ती है एडमिट होने की आईसीयू में, जिनको ऑलरेडी क्रॉनिकल डिसीजेज हैं, क्रॉनिकल इलनेस है, यानी कि कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है, सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा है, या XYZ कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो। या फिर ऑल ऑफ अबव।
सो हम अगर बात करें चारों स्टेटमेंट्स की, तीनों स्पेसिफिकली 3 स्टेटमेंट्स की, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स खुद से रिकवर हो जाते हैं अगर हम ध्यान रखें, अगर हम ज़्यादा बाहर ना जाएं. हमारी बॉडी में अगर थोड़े से भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं तो हम पहले ही दवाइयाँ खा के दूसरों से एकदम सेपरेट हो जाए, आइसोलेट कर लें खुद को, सो दैट हमारे इन्फेक्शन सामने वाले को ना लगे. प्रॉपर फूड लें अच्छे से, प्रॉपर मेडिसिन लें, गर्म पानी पिए, अपना ख्याल रखें, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी रिकवर हो जाती है. क्योंकि हमारी बॉडी में टी सेल्स, जो हमने अभी पढ़ा था, टी सेल्स की जो पूरी क्वांटिटी होती है वो अच्छी होती है. वो हमारे जर्म से जो है, ये हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि टी सेल्स जो है हमारी जर्म से फाइट कर पाते हैं, राइट. एंड 20% से थोड़ा सा ज़्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन को जो है हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा लापरवाही दिखा देते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हाँ चलो हल्का फुल्का जुकाम हो, कहीं से उठा के ऐसी मेडिसिन ले ली, और खाना वाना भी जैसे नॉर्मल खा रहे हैं, नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, या फिर मन नहीं कर रहा और ज़बरदस्ती भी घर वाले बोल रहे हैं कि खा लो, लेकिन नहीं खा रहे हैं, तो उससे भी उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है. ये टी सेल्स और ज़्यादा डाउन होने लगते हैं, जिससे कि तबीयत और ख़राब होती है. या फिर कुछ लोगों में वाकई ही थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से जो इम्यूनिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा डाउन होता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनको प्रॉपर ग्लूकोज वगैरह दिया जाए. ग्लूकोज मिले तो बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप रहे. या फिर उन लोगों, और ये वाला पॉइंट भी ठीक है हमारा, कि स्मॉल प्रोपोर्शन लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है जिनको ऑलरेडी क्रॉनिकल इलनेस है, क्योंकि इसमें सांस लेने में हमें बहुत दिक्कत होती है, टेस्ट नहीं आता है कोविड में. तो उसके लिए हम घर पे हर चीज़ का ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. हमें डॉक्टर से जो है प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है, डॉक्टर से पूरी सजेशंस लेनी ज़रूरी है. पूरा प्रॉपर जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हमें जो है प्रेस्क्रिप्शंस लेनी ज़रूरी है डॉक्टर से. उसके बिना हम खुद से घर में हर चीज़ का इलाज नहीं कर सकते हैं. तो हम जो है ऑल ऑफ अबव के साथ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. इन विच एज ग्रुप कोविड-19 स्प्रेड्स? कौन से एज ग्रुप में कोविड-19 स्प्रेड होता है ज़्यादा? ये ज़्यादा तो नहीं लिखा है, लेकिन स्प्रेड होता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कोविड-19 अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप में होता है. कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन, बच्चों में थोड़ा कम पाया जाता है. ओल्डर पर्सन एंड पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलप सीरियस इलनेस, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं या फिर वो लोग जो ऑलरेडी मेडिसिन वगैरह ले रहे होते हैं, या फिर जिनको कोई सीरियस बीमारी होती है, अस्थमा की हो गई, या जिनका प्लेटलेट्स डाउन होता है, या जिनको हार्ट की डिजीजेस होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत, मतलब उन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं कोविड के, या ऑल ऑफ अबव. सो ऑल ऑफ अबव, इसमें भी ऑल ऑफ अबव होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें ऑल एज ग्रुप, सभी को कोविड हो सकता है. ऐसा नहीं है कि कोविड को सिर्फ बड़े लोग ही पसंद है, बच्चे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. वो हर किसी को हो सकता है. बच्चों में हाँ कम पाया हो जाता है, क्योंकि बच्चों को सब लोग प्रिजर्व करके रखते हैं. अगर कोई बड़ा घर में आ रहा है तो बच्चों को दूर रखते हैं. पहले वो बड़ा प्रॉपर सैनिटाइज करता है खुद को, या वो सोप से वॉश करता है, देन ही बच्चों से वो मिलता है. और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी जो है ज़रूरत पड़ती, उनको भी कोविड हो सकता है, क्योंकि उनको डेवलप होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है, तो उनको इम्यूनिटी लेवल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा कम होगा. तो हम जाएंगे ऑल ऑफ अबव के साथ. तो इसमें हमारा डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है. सो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं. तो चलिए अब हम लास्ट दो क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या होता है? अरे वाह, इतना सिंपल क्वेश्चन. सो फर्स्ट है, इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरस. ये बड़ी फैमिली है वायरस की, इसमें मम्मी पापा बच्चे दादा दादी सब आते हैं, बड़ी फैमिली है हमारे वायरस की ये. या फिर इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नाइडो वायरस. अभी नाइडो वायरस वो है जिसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी वीडियो में. इसमें बहुत सारे वायरसेस आते हैं. अब आपने एक वायरस ऑलरेडी पढ़ लिया, अब क्या आप इस सबके वायरस पढ़ोगे? तो जस्ट मैं आपके लिए नाम मेंशन कर दूंगी, सो दैट अगर वहां से कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता हो. सो वो कुछ वायरसेस की फैमिली होती है, वो है कोरोना वायरस. या फिर हमारा सिर्फ ए करेक्ट है या ए बी दोनों करेक्ट है? सो हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है, क्योंकि नाइडो वायरस हो या फिर वायरस की फैमिली हो, कोरोना जो है सारे वायरसेस में से मिलकर आता है. ठीक है, तो हम बोथ ए एंड बी के साथ जाएंगे, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. अभी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO on 11 February 2020 announced an official name for disease.
फरवरी में इन्होंने जो है इस डिसीज को एक ऑफिशियल नेम दे दिया था, दैट इज कॉजिंग द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक्स, जो कि 2019 का जो आउटब्रेक यानी कि 2019 में ये जो डिसीज है वो स्प्रेड होनी जो है ज़्यादा शुरू हो गई थी। इस डिसीज को नाम दिया था कोविड-19। क्या नाम दिया था? कोविड-19। बाकी इन सबसे आपका कोई नाता नहीं है कोविड-19, क्योंकि वो 19 से, कोविड-19 जो है 19 से ही आना शुरू हुआ था। ठीक है, 20 में तो हमारे यहाँ आया है, लेकिन वो एक 19 में ऐसी डिसीज आई थी जिसने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। ठीक है, इसीलिए उसको कोविड-19 का नाम दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और उसे और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग अभी जुड़ रहे हैं इस चैनल से, सो दैट आपको और अपडेट्स मिलती रहे। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी वीडियोस अपलोड होंगी। सो थैंक यू सो मच।